वेलकम स्टूडेंट्स। हम स्टडी कर रहे हैं स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल और ये हमारा लेक्चर नंबर 5 है। प्रीवियस 4 लेक्चर में हम स्टडी कर चुके हैं लोड एंड टाइप्स ऑफ लोड, स्ट्रेस एंड टाइप्स ऑफ स्ट्रेस, स्ट्रेन एंड टाइप्स ऑफ स्ट्रेन। ओके, सो वाइल स्टडिंग स्ट्रेन मैं आपको ये बताना भूल गया था कि स्ट्रेन आपका जो है यूनिटलेस है। ओके, स्ट्रेन की कोई यूनिट नहीं होती, स्ट्रेन यूनिटलेस होता है। ओके, ये याद रखना, स्ट्रेन का कोई यूनिट नहीं है, इट इज अ यूनिटलेस। लेकिन जो आपका शियर स्ट्रेन है वो आपका एंगुलर डिफॉर्मेशन है फाई, उसको हम रेडियन में कैलकुलेट करते हैं। लेकिन जनरली जब भी आपका पूछा जाए स्ट्रेन की यूनिट तो आपको बोलना है स्ट्रेन यूनिटलेस होता है। ओके, सो आज हम स्टडी करेंगे हुक्स लॉ। अपना लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं हुक्स लॉ से। सो हुक्स एक साइंटिस्ट था जिसने एक लॉ दिया था बेस्ड ऑन इट्स एक्सपेरिमेंटल इन्वेस्टिगेशन कि अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ, क्या कहते हैं हुक्स लॉ, क्या स्टेट करता है? अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ स्ट्रेस is directly proportional to strain within proportionality limit। कुछ बुक्स में ये इलास्टिक लिमिट भी लिखा हुआ है, ओके, लेकिन प्रोपोर्शनलिटी लिमिट तक वैलिड होता है। अगर कहीं पर इलास्टिक लिमिट लिखा हुआ तो वो भी सही है, क्योंकि ज़्यादातर मटेरियल्स में प्रोपोर्शनलिटी लिमिट हमें शो नहीं होती, तो हम इलास्टिक लिमिट तक लेके चलते हैं उसको। ओके, सो जब भी किसी मेंबर के ऊपर आप फोर्स लगाते हो, सपोज कीजिए आपने इसके, ये हमारा एक मेंबर है, इसके ऊपर आपने टेंसाइल फोर्स लगाया है। ओके, इसका डायमेंशन चेंज होगा, लेंथ चेंज होगी, इंक्रीज होगी लेंथ, जिसकी वजह से इसके अंदर स्ट्रेन डेवलप होगा और स्ट्रेस भी डेवलप होगा। जब हम स्ट्रेस स्ट्रेन का डायग्राम बनाते हैं ठीक है, इस तरफ हमारा होता है स्ट्रेस और इस तरफ हमारा होता है स्ट्रेन। ओके, जब स्ट्रेस स्ट्रेन का डायग्राम बनाएंगे तो प्रोपोर्शनलिटी लिमिट तक हमारा जो डायग्राम है फॉर अ माइल्ड, प्रोपोर्शनलिटी लिमिट तक ये अपना स्ट्रेट जाता है। ये पॉइंट पी हो गया, लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी पॉइंट पी। सो यहाँ तक हमारा जो लाइन है वो स्ट्रेट होती है, मीन्स जितना स्ट्रेस बढ़ेगा उसी के रेशो में अपना स्ट्रेन भी बढ़ेगा। तो ये प्रोपोर्शनल होते हैं एक दूसरे, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन होती है। इसके बाद आपका लाइन कर्व होना स्टार्ट हो जाता है। ओके, और कुछ दूरी पर ही आपका इलास्टिक लिमिट ई आ जाता है। सो समटाइम्स ये दोनों एक ही पॉइंट होते हैं, या फिर इनके बीच का डिस्टेंस बहुत कम होता है तो हम इलास्टिक लिमिट भी ले लेते हैं। लेकिन अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन विद इन द प्रोपोर्शनलिटी लिमिट। ओके, सो हुक्स लॉ को अगर हम फॉर्मूले के टर्म में लिखेंगे तो दैट इज स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू योर स्ट्रेन। लेकिन जैसे आप सभी को पता है, जब भी प्रोपोर्शनलिटी साइन हटता है तो एक कांस्टेंट आता है, और इस कांस्टेंट को हम बोलते हैं इलास्टिक कांस्टेंट। ओके, ये कांस्टेंट हमारा है इलास्टिक कांस्टेंट जब भी प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटता है। फॉर टेंसाइल लोड के केस में या कंप्रेसिव लोड के केस में, या फिर आप कह सकते हैं नॉर्मल लोड के केस में, जब भी नॉर्मली लोड लगता है क्रॉस सेक्शन के नॉर्मल, जैसे टेंसाइल हो गया, कंप्रेसिव हो गया, तो उस केस में दिस ई is known as
मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी और यंग्स मॉडुलस। ओके, सो यंग मॉडुलस अगर हम देखें, ई क्या होगा, ई इज योर नॉर्मल स्ट्रेस डिवाइड बाय नॉर्मल स्ट्रेन। यंग्स मॉडुलस इज योर नॉर्मल स्ट्रेस, क्योंकि नॉर्मल लोड लगता है, डिवाइड बाय नॉर्मल स्ट्रेन और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। सो दिस इज योर यंग्स मॉडुलस और मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। सिमिलरली जो सेकंड हमारा जो इलास्टिक कांस्टेंट होता है उसको हम बोलते हैं शियर मॉडुलस और मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। शियर मॉडुलस और मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। ओके, इसको हम डिनोट करते हैं जी से। तो शियर मॉडुलस और मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी आता है इन केस ऑफ शियर स्ट्रेस। सो दिस इज योर शियर मॉडुलस विल बी द रेशियो ऑफ शियर स्ट्रेस डिवाइड बाय शियर स्ट्रेन फाई। Okay, so tau is your shear stress and phi is your shear strain। shear stress और shear strain मैं आपको प्रीवियस लेक्चर में पहले ही पढ़ा चुका हूँ। सिमिलरली थर्ड जो आपका इलास्टिक कांस्टेंट आता है, फर्स्ट आपका नॉर्मल स्ट्रेन के केस में आता है, सेकंड आपका शियर स्ट्रेन जब डेवलप हो, थर्ड आपका आता है जब आपको वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन डेवलप हो। तो उस केस में हम लेते हैं थर्ड जो होता है उसको हम बोलते हैं बल्क मॉडुलस और वॉल्यूम मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ओके, बल्क मॉडुलस और वॉल्यूम मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, इसको हम डिनोट करते हैं के से। दिस इज योर नॉर्मल स्ट्रेस टू द वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन डेल्टा V डिवाइड बाय V। ओके, सो दिस इज योर नॉर्मल स्ट्रेस ratio of normal stress to the volumetric strain। okay, थर्ड इलास्टिक कांस्टेंट। इसके बाद नेक्स्ट इलास्टिक कांस्टेंट जो हमारा होता है वो होता है पॉइजन रेशो। ओके, पॉइजन रेशो बेसिकली आपका होता है पॉइजन रेशो आपका आया है जब भी आपके मेंबर का नॉर्मल लोड लगा हो और नॉर्मल डायरेक्शन में आपके डायमेंशन अगर चेंज होती है तो सिमिलरली उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में भी डायमेंशंस चेंज होती है। जैसे अगर आप टेंसाइल लोड लगाओ तो आपका स्ट्रेंथ जो लेंथ है वो इंक्रीज होता है। ओके, और अदर डायरेक्शन उसमें डिक्रीज होती है। ओके, सो ये हम एक एग्जांपल से मैं आपको समझा देता हूँ कि पॉइजन रेशो, जैसे कि हम यहाँ पर वन मिनट, एक हम सिलेंडर ले लेते हैं। यहाँ पर ये हमने सिलेंडर ले लिया। ओके, इस पर अगर हम टेंसाइल लोड लगाएं तो लेंथ इंक्रीज होगा,
सिलेंडर का लेंथ इंक्रीज होगा, लेकिन जो डायमीटर है वो इसका डायमीटर डिक्रीज हो जाएगा। सॉरी, लेंथ इंक्रीज होगा, लेकिन जो डायमीटर है वो डायमीटर डिक्रीज हो जाएगा। सो जिस डायरेक्शन में आपका लोड लगा हुआ है वो आपका होता है लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन, और उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन को हम बोलते हैं लेटरल डायरेक्शन। ओके, सो जिस डायरेक्शन में लोड है उस डायरेक्शन में चेंज इन लेंथ को हम बोलेंगे लॉन्गिट्यूडनल, उसकी वजह से जो स्ट्रेन डेवलप होगा दैट इज योर लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। लेकिन लोड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो चेंज इन डायमेंशन होगा तो वहां पर जो स्ट्रेन डेवलप होगा उसको हम बोलते हैं लेटरल स्ट्रेन। जैसे कि अगर हमने ये लोड P लगाया है तो इसकी वजह से हमारा जो चेंज इन लेंथ अगर हम देखें, सो चेंज इन लेंथ इज योर डेल्टा एल। ओके, और आपका ओरिजिनल लेंथ हम कंसिडर कर लेते हैं, जो ओरिजिनल लेंथ है दैट विल बी एल। सिमिलरली इस जो सिलेंडर का ओरिजिनल डायमीटर इज योर डी, ओके, एंड चेंज इन डायमीटर इज डेल्टा डी। क्योंकि आपका लॉन्गिट्यूडल डायरेक्शन में लेंथ इंक्रीज हुई है और लेटरल डायरेक्शन में आपका लेंथ डिक्रीज हुआ है, तो लेटरल डायरेक्शन में जो चेंज होगा वो आपका माइनस में आएगा। ओके, सो पोजीशन रेशियो आपका होता है, इट इज द रेशियो ऑफ, सो यहाँ से हम लेटरल स्ट्रेन अगर निकालते हैं तो ये आपकी लेटरल डायरेक्शन है। सो यहाँ से हमारे पास लेटरल स्ट्रेन, ओके, लेटरल स्ट्रेन क्या आएगा, चेंज इन डायमेंशन इन लेटरल डायरेक्शन डेल्टा डी डिवाइड बाय डी, और ये नेगेटिव में होगा। और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन आपका यहाँ से आएगा, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन will be delta L divided by L. Okay, so पोजीशन रेशो को हम डिनोट करते हैं, जो इसका सिंबल है दैट इज म्यू, और 1/m से भी डिनोट किया जाता है। ओके, सो पोजीशन रेशो इज द रेशियो ऑफ lateral strain to the longitudinal strain। ओके, ये हमारा पोजीशन रेशियो होता है। ओके, इन दिस केस, इस केस में अगर हम पोजीशन रेशियो हम कैलकुलेट करना चाहें, म्यू इक्वल्स टू डेल्टा डी डिवाइड बाय डी डिवाइड बाय डेल्टा एल डिवाइड बाय एल, और ये नेगेटिव। ओके, सो क्योंकि एक डायरेक्शन में लेंथ अगर इंक्रीज हो रहा है तो अदर डायरेक्शन में लेंथ डिक्रीज होगा, तो पोजीशन रेशियो हमेशा नेगेटिव लेते हैं, लेकिन हम इसको हमेशा मॉडुलस के अंदर रखते हैं ताकि वैल्यू इसकी पॉजिटिव में रहे, नेगेटिव में ना आ जाए। ओके, वैल्यू हम पॉजिटिव में रखते हैं। ठीक है, तो ये हमारा होता है पोजीशन रेशियो। तो ये 4 टाइप के इलास्टिक कांस्टेंट हैं जो आपके सिलेबस में है। ओके, इनके बीच में रिलेशन भी होता है। ओके, तो रिलेशन क्या होता है, रिलेशन भी मैं आपको बता देता हूँ। तो रिलेशन बिटवीन द इलास्टिक कांस्टेंट between elastic constants E, G, K एंड म्यू, इन चारों के बीच में जो रिलेशन है, फर्स्ट रिलेशन इज E इक्वल्स टू 2G 1 प्लस म्यू। Second relation is E equals to 3K 1 minus 2 mu, and third is E equals to 9kg divided by 3K plus G। ओके, सो ये तीनों हैं E, G, K एंड U। मैंने आपको बता दिया था E आपका होता है यंग्स मॉडुलस, सॉरी, is your Young's
modulus or modulus of elasticity. G is your shear modulus or modulus of rigidity. K is your bulk modulus or volume modulus of elasticity, and mu is your Poisson ratio. ओके इन तीनों के बीच में ये तीन रिलेशन है, ये रिलेशन आप याद रखना क्योंकि आपको न्यूमेरिकल में और प्रॉब्लम सॉल्व में ये बहुत काम आने वाले हैं. ठीक है. सो अब हम एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं और उसके बाद हम अपना लेक्चर स्टॉप करेंगे. ओके सो लेट्स टेक एन एग्जांपल. A mild steel wire 5 mm in diameter and 1 meter long if the wire is subjected to an axial tensile load of 10 kilonewton, find its extension. Find its extension. Take E equals to 200 गीगा पास्कल. ये आपका एक न्यूमेरिकल है. ओके सो पहले मैंने आपको बताया है जब भी न्यूमेरिकल सोल्व कीजिए आप तो सबसे पहले न्यूमेरिकल को समझिए उसमें क्या पूछा हुआ है, फिर आप एक डायग्राम बना हो सके तो डायग्राम बना लीजिए. ओके और फिर उसमें गिवन पैरामीटर्स देखिए कौन कौन से हैं. तो सबसे पहले हमें जो डायग्राम बना लेते हैं, माइल्ड स्टील वायर है 5 mm डायमीटर एंड 1 मीटर लॉन्ग है. ओके सो वायर है तो वायर आपका सिलेंड्रिकल होता है. तो हम एक ये हमारा एक वायर है. ओके सो वायर 1 मीटर लॉन्ग एंड जो इसमें डायमीटर गिवन है डायमीटर हमें गिवन है 5 mm का, 5 मिलीमीटर का डायमीटर गिवन है और इस पर एक्सियल टेंसाइल लोड लगा हुआ है. कितना 10 किलोन्यूटन का. ओके सो ये हमारे पास कंडीशन है. सो गिवन है हमारे पास, गिवन इज डायमीटर ऑफ वायर 5 मिलीमीटर. मैंने आपको बताया था आपको ऐसा यूनिट में चलना है तो मिलीमीटर इज 10⁻³ मीटर. ये हो गया डाया. Then second thing is given is length. Length of wire given है length L is 1 meter. And third thing is given is load. Tensile load है. ध्यान रखना है लोड कौन सा है ये आपको याद रखना है. टेंसाइल है, कंप्रेसिव है या shear है, तभी आप कैलकुलेट कर पाओगे. 10 किलोन्यूटन और 10 × 10⁻³ न्यूटन. किलो आपका 10⁻³ होता है. हमें ये फाइंड आउट और ई गिवन है, यंग्स मॉडुलस हमें गिवन है. कितना गिवन है 200 गीगा पास्कल. गीगा मैंने आपको बताया था होता है 10⁻⁹. ओके हमें फाइंड आउट करना है एक्सटेंशन. एक्सटेंशन मतलब टेंसाइल लोड है तो चेंज इन लेंथ हमें फाइंड आउट करना है और चेंज इन लेंथ आपका इंक्रीज इन लेंथ है. ओके सो हमें फाइंड आउट करना है इंक्रीज इन लेंथ. ओके सो हमने क्या मान लिया इंक्रीज इन लेंथ डेल्टा एल हमने कंसीडर कर लिया और यही हमें फाइंड आउट करना है डेल्टा एल. सो कैसे फाइंड आउट करोगे, बिकॉज डेल्टा एल अगर एक्सटेंशन हुआ है तो स्ट्रेन होगा और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन होगा. सो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन
इज डेल्टा एल डिवाइड बाय एल। अब यहाँ पर आपको लेंथ तो गिवन है लेकिन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन एप्सिलॉन टी नहीं पता है, तो यहाँ पर आप यूज करोगे हुक्स लॉ। सो हुक्स लॉ आपका क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ, according to Hooke's law, according to Hooke's law, stress is directly proportional to strain, ओके और यहाँ से सिग्मा हटाएंगे अगर प्रोपोर्शनलिटी का साइन तो आपका आएगा एप्सिलॉन। ओके तो हुक्स लॉ की हेल्प से आप कैलकुलेट करोगे स्ट्रेन, दैट इज स्ट्रेस डिवाइड बाय में यंग्स मॉडुलस, और हमें यंग्स मॉडुलस हमें गिवन है, ये हमें ई हमें गिवन है, ये गिवन है और ये हमें फाइंड आउट करना है। ओके ये फाइंड आउट करना है तो आपको पता है कि जो स्ट्रेस है लोड डिवाइड बाय एरिया। ओके सो लोड आपको गिवन है लेकिन एरिया फाइंड आउट करना है, एरिया इज योर क्रॉस सेक्शन। ओके ये आपको गिवन है, कितना गिवन है, ये हमारे पास ऊपर गिवन है लोड इज 10 किलो न्यूटन हमारे पास गिवन है, हमें एरिया फाइंड आउट करना है। अब एरिया क्रॉस सेक्शन क्योंकि इसका सर्कुलर है तो एरिया ऑफ वायर, सर्कुलर क्रॉस सेक्शन का एरिया अगर डायमीटर गिवन है तो पाई डी स्क्वायर डिवाइड बाय 4। ओके और डायमीटर हमारे पास कितना गिवन है, इसका डायमीटर इज 5 हमें डायमीटर इसका 5 मिलीमीटर गिवन है। ओके सो दिस विल बी पाई into 5 into 10 raised to power minus 3 का स्क्वायर डिवाइड बाय 4। ओके इसको आप कैलकुलेट करेंगे हम कैलकुलेटर की हेल्प से। ओके कैलकुलेटर की हेल्प से कैलकुलेट करेंगे डिवाइड बाय 4 दैट इज ये हमारे पास आया है एरिया 19.625 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 6 मीटर स्क्वायर। ये हमारे पास एरिया आ गया वायर का, तो एरिया ए हमारे पास आ चुका है, तो एरिया ए आ गया तो इसकी वैल्यू हम पुट कर देंगे यहाँ पर इसके केस में। ओके सो इसको यहाँ पर पुट करेंगे तो हमारे पास स्ट्रेस आ जाएगा। स्ट्रेस के लिए हमें जो लोड है वो हमें देखना पड़ेगा कितना है, 10 किलो न्यूटन हमारे पास लोड है, ये गिवन है आपको यहाँ पर 10 किलो न्यूटन ये गिवन है। ओके सो 10 किलो न्यूटन 10 इंटू 10 रेज़ टू पावर 3 डिवाइड बाई 19.625 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 6 ऊपर जाके प्लस 6 हो जाएगा आपका, ये हम निकालेंगे that will be equals to 509.55 into 10 raised to power 6 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ओके सो ये हमारे पास स्ट्रेस आ गया है, ये स्ट्रेस आ गया तो हमारे पास स्ट्रेस आ गया है क्योंकि ई हमें गिवन है। जब हमने स्ट्रेन का फॉर्मूला देखा था, ये स्ट्रेन का जो फॉर्मूला देखा था तो ई हमें गिवन है और हमें ये निकालना था, तो यहाँ से हमारे पास स्ट्रेन आ जाएगा। ओके सो तो स्ट्रेन में पुट करेंगे इसकी वैल्यू सिग्मा बाई ई, सिग्मा इज 509.55 इंटू 10 रेज़ टू पावर 6 डिवाइड बाय में 200 गीगा पास्कल था इंटू 10 रेज़ टू पावर 9, तो यहाँ से हमारे पास जो वैल्यू आएगी दैट विल बी 2.5 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 3। ओके तो ये हमारे पास स्ट्रेन आ गया। अब इस स्ट्रेन की वैल्यू हम पुट करेंगे जो हमारा स्टार्टिंग का जो फॉर्मूला था जिसमें हमें डेल्टा एल निकालना था, इस फॉर्मूले में हम अपना स्ट्रेन का वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पर डेल्टा एल बाई एल, क्योंकि एल हमें 1 मीटर गिवन है। ओके सो यहाँ से
जो हमारा वैल्यू आएगा क्योंकि एप्सिलॉन टी इज डेल्टा एल डिवाइड बाय एल, सो डेल्टा एल इज इक्वल टू एप्सिलॉन टी इंटू एल. एप्सिलॉन टी इज योर 2.5 इंटू 10⁻³ इंटू लेंथ आपका है 1, सो डेल्टा एल इज योर 2.5 इंटू 10⁻³ मीटर. ओके, सो ये आपका आ गया है चेंज इन लेंथ और एक्सटेंशन. तो इस तरीके से आप कैलकुलेट करते हो चेंज इन लेंथ और एक्सटेंशन. ये आपका आंसर आ गया है. ओके, ये बिगनर्स के लिए इस तरीके से सोल्व करना मैंने आपको बताया ताकि आपको सारा समझ में आ रहा है कैसे सोल्व किया है. लेकिन इसको सोल्व करने के लिए आप डायरेक्ट फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो. कैसे? ये फॉर्मूला मैं आपको बता देता हूँ. आपको पता है कि जो एप्सिलॉन इज डेल्टा एल डिवाइड बाय एल एंड सिग्मा स्ट्रेस इज ए इंटू एप्सिलॉन. ओके, तो यहाँ पर आप एप्सिलॉन की वैल्यू रखिए डेल्टा एल डिवाइड बाय एल एंड जो सिग्मा है इज पी बाय ए और सिग्मा की वैल्यू पुट कीजिए पी बाय ए. सो यहाँ से आपके पास डेल्टा एल की वैल्यू जो आएगी पी एल बाय ए ई. ओके, सो ये एक फॉर्मूला है जिससे आप डायरेक्ट कैलकुलेट कर सकते हो क्योंकि अभी जो हमने न्यूमेरिकल सोल्व किया है उसमें आपके पास पी भी गिवन है, ओके, एल भी गिवन है, ई भी आपको गिवन है और एरिया के लिए हमारे पास डायमीटर गिवन है. तो वहाँ से हम एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं और इस फॉर्मूले में पुट करोगे तो सीधा आपके पास डेल्टा एल की वैल्यू आ जाएगी. ओके, सो आज के लिए इतना ही, इस लेक्चर में इतना ही. फर्दर हम आगे स्टडी करेंगे टेंसाइल टेस्ट ऑन माइल्ड स्टील और यू कैन से दैट्स टेस्ट एंड डायग्राम. नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टडी करेंगे. थैंक यू.